क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए भी रेडी होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का एक बार जोरदार स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और यहाँ पर आज हल करने की जो विलोपन विधि है उसको आपको कंप्लीट करना है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट कर ली थी। आज यहाँ पर पहले विलोपन विधि से जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों को पहले कंप्लीट करना है और बाद में एक्सरसाइज 3.3 को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, बिल्कुल एकदम रेडी होकर बैठना है। एक बोतल पानी की रखो, ठीक है, वहीं पानी पियो और वहीं अपना नाश्ता पानी जो भी करना है, बस एकदम एकाग्र मन करके, इधर उधर भटकना नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर पहला जो 3.3 एक्सरसाइज का जो पहला उदाहरण है उस उदाहरण को पहले देख लेते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण है आपका, नंबर आपका उदाहरण का है, देखो कौन सा, ये हमारे पास है उदाहरण नंबर 8। क्या है? उदाहरण नंबर 8 है। ऐसा लिखता है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात है 9:7 है और उनके जो खर्चों का अनुपात है वो 4:3 दिया गया है। कहता है प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपया बचा लेता है, तो कहता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करिए कितनी है। दो व्यक्ति हैं अलग अलग, कहीं अपना कुछ धंधा पानी करते हैं या नौकरी करते हैं, उसमें जो उनकी आय है वो आय का अनुपात दिया गया है। पहला व्यक्ति 9 और दूसरा व्यक्ति 7 के अनुपात, 9:7 के अनुपात में वो आय करता है, मतलब कमाता है, ऐसे समझ सकते हो। और जो खर्च करता है उसका अनुपात है 4:3। बिल्कुल ठीक है, ऐसे समझो बच्चों। यहां पर ऐसे लिखेंगे, ये है उदाहरण नंबर 8। आपको क्या लिखना है? यहां पर लिखना है, माना पहले व्यक्ति की मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर कितनी दी गई है? ये दी गई है 9x मान लेते हैं, ठीक है। तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय मान लेते हैं, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर यहां मान लेते हैं 7x मान लेते हैं। अगर आय का अनुपात किया जाए, बटे किया जाए, x कट जाएगा तो 9:7 आएगा कि नहीं आएगा? यही प्रश्न में दिया गया है। ठीक है भाई। तथा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अब खर्चों का अनुपात भी दिया गया है, तो आपको लिखना है पहले व्यक्ति का खर्च, पहले व्यक्ति का मासिक खर्च है वो कितना दिया गया है? पहले व्यक्ति का मासिक खर्च 4:3 दिया गया है, 4:3 का अनुपात दिया है। तो इसका मतलब पहले व्यक्ति का मासिक खर्च है 4 लिख लें और दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च बराबर आपको लिखना है 3 लिखना है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, या अगर खर्चों का अनुपात करें तो अनुपात मतलब बटे कर दें, बाई कट जाएगा, 4:3 है। खर्चों का अनुपात प्रश्न में दिया गया है 4:3 है। अब करना क्या है? यहाँ पर ऐसा भी कहा गया है कि दोनों का जो बचत कर रहे हैं ना, दोनों वो 2-2 हजार रुपए कर रहे हैं। ये पहला व्यक्ति भी 2000 रुपया मासिक बचा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी 2000 रुपए मासिक बचा रहा है। तो आगे पूछा क्या गया है? तो आगे आपसे ये पूछा गया है कि ये बताओ कि उसकी मासिक आय कितनी है। एक महीना में प्रत्येक व्यक्ति, दोनों व्यक्ति अलग अलग कितने कितने रुपए कमा रहे हैं, ये बताओ। आय कितनी है उसकी, कमाई कितनी है, ये बताना है। बहुत आसान है बच्चों। ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 5000 रुपए कमा रहा है और उसमें वो 3000 रुपए खर्च कर रहा है, तो क्या करेंगे? 5000 में से 3000 खर्च घटा दें तो बचत निकल आएगी 2000 रुपया। प्रश्न ऐसे ही कह रहा है कि पहला व्यक्ति भी 2000 रुपए बचा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी 2000 रुपए बचा रहा है, तो बचत क्या करोगे? इस आय में से इस खर्च को घटा दें तो बचत निकल आएगी। आपको यहां लिखना है प्रश्नानुसार पहला व्यक्ति 2000 रुपए बचत कर रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ये पहला व्यक्ति 9x रुपया कमा रहा है, आय है उसकी, आमदनी है कितनी? 9x रुपया। उसका खर्च कितना है? 4 रुपया। तो इसका मतलब आय में से व्यय घटा दो, खर्च घटा दो, तो बचेगा कितना? ये बचत निकल आएगी 2000 रुपए। ये प्रश्न कह रहा है। तथा
ये भी कह रहा है कि दूसरा भी व्यक्ति 2000 रुपया ही बचा रहा है। इसका मतलब दूसरा व्यक्ति कमा रहा है 7x रुपया और खर्च कर रहा है 3y रुपया, तो अब इसकी भी बचत 2000 प्रश्न के अनुसार है। तो इस तरीके से बच्चों देखो दो समीकरण यहां पर हमने बना लिए। अब प्रश्न आपसे ये कहता है कि इसको विलोपन विधि से हल कर दो। कैसे करना है? विलोपन विधि से। बच्चों बता दें कि अगर किसी प्रश्न को विलोपन विधि से हल करना है, कैसे करना है? किसी भी प्रश्न को विलोपन विधि से हल करना है तो करना कैसे है, ये पहले बात समझ लो। किसी भी प्रश्न को विलोपन विधि से अगर हल करना है तो करना कैसे है, इसको पहले समझो। अगर कोई दो समीकरण हमें दिए जाएंगे और उसमें एक को विलुप्त करना है, एक चर को पहले विलुप्त करना है, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया गया है विलोपन विधि। मतलब एक चर को विलुप्त कर दो। विलुप्त मतलब एक को गायब करो। कैसे करोगे? क्या छूमंतर है भाई गायब हो जाएगा? गायब होने का तरीका यह है कि या तो हम y को गायब करें या फिर x को गायब करें। और गायब करने का तरीका यह है कि अगर हम y को गायब करना चाहें, y को विलुप्त करना चाहें तो y के गुणांक बराबर करेंगे। यदि x को विलुप्त करना चाहेंगे तो हम फिर x के गुणांक को बराबर करेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम y को विलुप्त करना चाह रहे हैं, तो बच्चों क्या करेंगे? यहाँ पर जो y के गुणांक है ना, इनको बराबर करो। ये 3 और यहाँ पर 4, तो 3 और 4 को अगर हमें बराबर बराबर में ले आना है तो क्या करेंगे? तो बच्चों ऐसा करते हैं, यहाँ 3 में किसी भी संख्या का गुणा करो तो 4 तो हो नहीं सकता, या फिर 4 में किसी का गुणा करो 3 तो हो नहीं सकता। तो ऐसा कभी आता है तो क्या करते हैं? नीचे वाले का ऊपर गुणा कर देते हैं और ऊपर वाले का जो गुणांक है उस गुणांक का नीचे गुणा कर देते हैं। नीचे जो y का गुणांक है उसमें ऊपर गुणा कर दें और ऊपर जो y का गुणांक लिखा है उसको नीचे वाले समीकरण में गुणा कर दें। समझो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। अब समझो y का सत्यानाश, काम खत्म, y विलुप्त हो जाएगा, बिल्कुल पक्का। देखो कैसे। अच्छा, जो आपने किया है ना उसको यहां लिख लो। क्या हमने किया है? हमने किया है समीकरण 1 में 3 का गुणा किया है तथा समीकरण 2 में क्या किया है? समीकरण 2 में 4 का गुणा किया है। 4 का गुणा किया है गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, कर देते हैं। इसमें करना है 3 का गुणा, तो देखो यहाँ पर पहले 9 या 27 लिख दें, 27x माइनस यहाँ पर 3 चौको 12y लिख दें, बिल्कुल ठीक है, बराबर। यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर 6000 लिख दें और 4 का गुणा यहाँ करेंगे। देखो 4 सत्ते 28x लिखो और यहाँ पर माइनस 3 चौको 12y लिखो, बराबर 4 दूनी 8000 लिखना है। ये बच्चों बात बनी। हमने y के गुणांक बराबर कर लिए। बोलो करिए, किए कि नहीं? अगले स्टेप में क्या करना है? पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, केवल जिस चर को विलुप्त करना है उस चर के गुणांक को बराबर करना है। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। इसके बाद में इसको विलुप्त करने के लिए करते क्या है? अब हमें इन दोनों समीकरणों को घटाना है। अच्छा भाई, घटाना क्यों है, जोड़ना क्यों नहीं है? अगर बच्चों y को हमें विलुप्त करना है तो y विलुप्त तभी तो हो सकता है कि जैसे माइनस का 5 हो प्लस का 5 के साथ में जोड़ दें तो क्या विलुप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही है। मतलब जितनी संख्या माइनस उतनी प्लस की हो जाए तो विलुप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, दोनों में समान चिन्ह है। गुणांक के चिन्ह देखो, गुणांक के चिन्ह समान है कि नहीं? यहाँ भी -12 है, यहाँ भी -12 है। अगर गुणांक के चिन्ह समान हो तो आपको क्या करना है? घटाना है। और चिन्ह विपरीत हो तो सीधा सीधा जोड़ देना है। ठीक है, तो बस ये याद रखना है। यहाँ पर माइनस माइनस किए तो क्या करना है? घटाना है। मतलब समान चिन्ह है तो घटाना है और विपरीत चिन्ह है तो जोड़ना है। अब यहाँ पर घटाने हैं तो क्या करना है? देखो माइनस का ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह को पलट दिया जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है, यहाँ देखो -12y हो गया, ये प्लस का 12y हो गया, ये तो देखो कैंसिल हो गया। अब 27x में से 28x घटाओगे बच्चों, -x बचेगा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर 6000 में से 8000 घटाओगे तो माइनस का बचेगा 2000 और माइनस दोनों साइड से कैंसिल करने के बाद x का मान हमें यहाँ से 2000 मिल जाएगा। बोलो यहाँ तक इतनी बात ठीक है बच्चों? x का इस मान को उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 अथवा 2 में कहीं भी रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ से देखो कितना मिलेगा, ध्यान से समझना है। इसमें रख देते हैं, देखो 9 हमारा ठीक है। x का मान लिखेंगे 2000, x बराबर 2000 है
तो आपको 9 ज्यों का त्यों रखना है, x का मान 2000 रखना है, -4/, ज्यों का त्यों रखना है, बराबर में 2000 ज्यों का त्यों लिखना है। 9 दूनी 18,000 ये हो गया, और इसके बाद माइनस में 4/, बराबर यहाँ लिखेंगे 2000। अब बच्चों -4/, यहीं रखो, 2000 भी जहाँ का तहाँ है, ज्यों का त्यों है। ये 18,000 को इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा 18,000। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हमारे पास माइनस में 4/, बराबर का निशान लगा के यहाँ पर बचेगा 16,000। माइनस का 18,000, 2000 घट जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 16,000 बचेगा। दोनों पक्षों से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 का भाग कर दो तो y बराबर हो जाएगा 16,000 बटे में 4, 4 चौको 16, तो ये बच्चों हमें y का मान 4000 मिल जाएगा। y बराबर कितना मिल जाएगा, 4000। अब चाहिए क्या, प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न कहता है कि उनकी मासिक आय कितनी है ये बताओ। पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है बच्चों, ये लिखिए 9x है, तो x का मान हमने निकाला कितना है 2000, तो 9 गुणे 2000 पहले व्यक्ति की आय हो जाएगी। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 7000, यहाँ पर 7 गुणे x का मान लिखो 2000, तो 7 गुणे 2000 बराबर 14,000 रुपए हो जाएगी। बस यही हमसे पूछा गया था। आप यहाँ लिखो पहले व्यक्ति की मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर क्या लिखोगे 9x, x का मान कितना लिखोगे 2000, और यहां से 9 दूनी 18,000 लिखोगे। ये हमारा पहला जो व्यक्ति है वो 18,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा व्यक्ति आपको लिखना है, यहाँ पर निकालो दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी कि मासिक आय बराबर आपको क्या लिखनी है, मासिक आय बराबर लिखनी है, यहाँ देखिए दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x है, तो 7 गुणे 2000 लिखनी है। 7 गुणे 2000 बराबर हो जाएगा 14,000 रुपया। तो बच्चों ये कम कमा रहा है, ये 14,000 कमा रहा है और ये 18,000 कमा रहा है। मासिक आय पूछी गई है, बाकी और कुछ अब पूछा नहीं गया है। अगर हमसे वो कहता खर्च कितने कितने कर रहे हैं, तो बच्चों y का मान यहाँ लिख देते, देखो खर्च निकल आता 4 गुणे 4000, 4 चौको 16,000 रुपए ये खर्च कर रहा है। अच्छा भाई 16,000 ये खर्च कर रहा है, कमा कितना रहा है 18,000 कमा रहा है, तो 16,000 जब खर्च कर देगा तो 2,000 बचत होगी कि नहीं होगी, पक्की बात है। इसी प्रकार देखो दूसरा व्यक्ति खर्च कर रहा है कितना 3/, एक यहाँ पर देखो 3 इंटू y और y का मान 4,000 है कि नहीं, तो यहाँ पर 3 गुणे 4,000 भरोगे तो 4 तिया 12,000 रुपया ये खर्च कर रहा है। तो टोटल कमा रहा है 14,000, 12,000 खर्च हो रहे हैं, तो ये भी व्यक्ति 2,000 बचा रहा है। इस तरीके से आपके आंसर को भी यहाँ मिलाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो यही प्रश्न है, ये उदाहरण है 8वां, ठीक है। आगे बढ़े, अब चलिए भाई इसको नोट करो और आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण है आपका ये 8वां उदाहरण के आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उदाहरण नंबर 9 पर आते हैं ना। 9वां उदाहरण क्या है भाई देख लेते हैं। ये आपका 8वें के बाद 9वां कहाँ चला गया भाई, ये है हमारा 9वां उदाहरण, कहाँ चला गया भाई, 10वां सीधा आ रहा है, 9वां अच्छा ये है। यहाँ पर बच्चों सीधा सीधा है, विलोपन विधि का प्रयोग करते रैखिक समीकरण युग्म की सभी संभव हल ज्ञात करिए, ऐसा लिखा है। देखो करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। पहले उदाहरण नंबर 9वां देखो, देखिए ऐसा लिखा है इसमें कि उदाहरण नंबर लिखो यहाँ 9, उदाहरण नंबर कितना लिखना है 9, और ये लिखा हुआ है समीकरण यहाँ पर हमें दिए गए हैं। कौन कौन से समीकरण देखो दिए गए हैं, समीकरण जो हैं वो दिए गए हैं कौन कौन से। एक लिखा है 2x, प्लस में लिखा है 3y, और इधर बराबर लिखा है 8। एक दूसरा समीकरण है यहाँ पर 4x, प्लस में लिखा है 6y, और बराबर यहाँ पर लिखा है 7। यहाँ पर इस तरीके से देखो बच्चों, यहाँ पर 2 समीकरण दिए गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि इसको भी विलोपन विधि से हल करो। तो विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं, हमने जैसा बताया कि एक चर को हमें विलुप्त करना है, उसका सत्यानाश कर देना है, बिल्कुल एकदम खत्म कर देना है। कैसे खत्म करते हैं भाई, खत्म तो तभी हो सकता है माइनस का हो, उतना ही प्लस का हो, तो बिल्कुल जोड़ोगे खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर y को विलुप्त करना है, y को खत्म करना है बच्चों,
तो क्या करेंगे, यहाँ पर y के गुणांक को बराबर करेंगे। यदि x को विलुप्त करना है तो फिर x के गुणांक को बराबर करेंगे, किसी एक चर के गुणांक को हम बराबर करें, ये हमारा पहला काम है। तो बताओ किसको करें बच्चों। एक बात और बता दें, एक बात और आपको याद रखनी है कि कभी हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल करें, हल करते करते कभी ऐसी भी कंडीशन आएगी कि हम एक चर को विलुप्त करना चाह रहे, हो सकता है दोनों चर विलुप्त हो जाएं, और दोनों चर अगर विलुप्त हो जाएं और फिर इसके बाद सत्य कथन प्राप्त हो तो समीकरण निकाय का अनंत हल होते हैं। क्या कह रहे हैं, मेरी ख्याल से समझ में नहीं आई होगी बात। कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पर जो दो समीकरण दिए जाएंगे और बराबर में समीकरणों के बराबर में मान लो यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 कुछ ऐसा दिया गया है, हम जब भी कभी हल करें तो x y दोनों ही विलुप्त हो जाएं, ये दोनों ही आपके विलुप्त हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन आ सकती है कि ये 0 बराबर इनको दोनों को जोड़ो 9 हो जाए। तो बच्चों ये तो आपस में देखो बराबर, ये कभी सत्य कथन है, बताओ असत्य, 0 9 हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता। अगर x और y दोनों विलुप्त हो जाएं और असत्य कथन प्राप्त हो तो इसका कोई हल नहीं है, याद रखना है। और यदि ऐसा हो जाए कि इधर भी इधर बराबर इधर, इधर 9 बराबर 9 बचे, x y तो विलुप्त हो जाए और सत्य कथन प्राप्त हो, यहाँ पर देखो 9 बराबर 9 है तो इसका मतलब सत्य कथन प्राप्त हो रहा है, 9 9 के बराबर होता है। अगर ऐसा सत्य कथन प्राप्त हो तो समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल होते हैं, इसको आपको याद रखना है। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, कब, जब असत्य कथन मिलता है। और अगर हल करते समय विलुप्त हो जाए दोनों चर और सत्य कथन प्राप्त होता है तो लिख देते हैं समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल होते हैं। देखना ध्यान से, अगर मान लो बच्चों यहाँ पर हम y को विलुप्त करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम ये करेंगे केवल और केवल समीकरण 1 में ये 1 नंबर है, ये हमारा 2 नंबर है। यहाँ पर अगर y को बराबर करना चाह रहे हैं तो क्या करना है, यहाँ 2 का केवल गुणा करो, 2 का 3 में गुणा, 3 दूनी 6 बनेगा और ये भी 6y है। तो यहाँ नीचे वाले समीकरण में किसी के गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल ऊपर वाले जो समीकरण 1 नंबर का समीकरण है इसमें 2 का गुणा कर दो, y का गुणांक बराबर हो जाएगा। क्या लिखना है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, चलो 2 का गुणा यहाँ करो तो ये हो जाएगा 4x, 2 का गुणा यहाँ करो ये हो जाएगा 6y, 2 का गुणा यहाँ करो तो ये हो जाएगा 2 8 16, और इस पर हम एक तीसरा नंबर डाल लें। दूसरा समीकरण इसके नीचे लिखो तो ये है 4x प्लस 6y बराबर में 7। ध्यान से देखो बच्चों, हमने y को बराबर करना चाहा लेकिन हो गया x भी बराबर, अपने आप ऑटोमेटिक हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पर घटा दें, विलुप्त करना चाह रहे y को, तो y को विलुप्त करते करते हमने देखा कि y की चिन्ह समान है, अगर समान चिन्ह है तो घटाना पड़ता है, घटा देते हैं तो घटाने पर चिन्ह पलट जाते हैं। ये देखो कट जाएगा, 4x ये प्लस का है ये माइनस का है, ये भी कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बराबर 16 में से 7 घटाओ 9 बचेगा। अब आप ध्यान से देखो, ये कथन क्या सत्य है, 0 कभी 9 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको यहाँ लिखना है असत्य कथन है, असत्य कथन है। अगर असत्य कथन प्राप्त हो तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। समीकरण निकाय का है या युग्म का है, एक ही बात है, समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है, आपको ऐसा लिख देना है। क्या लिखोगे, समीकरण निकाय का, समीकरण युग्म लिख दो, का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। अगर ऐसा कभी आता कि भाई ये बराबर ये या 0 बराबर 0 हो जाता तो 0 बराबर 0 होता है, सत्य कथन हो जाता, और यदि सत्य कथन हो जाता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, समीकरण युग्म के अंततः अनेक हल हैं, ऐसा लिख लेते हैं। अगर सत्य कथन प्राप्त होता है तो अनेक हल होते हैं, असत्य कथन प्राप्त होता है तो इसका कोई हल नहीं है। बात आई समझ में, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। उदाहरण नंबर 9 है आपका। ठीक है बच्चों, तो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद बच्चों एक और उदाहरण इसमें दिया गया है, उदाहरण नंबर 10वां। क्या दिया गया है, उदाहरण नंबर 10वां भी आपको देख लेना है। 10वां उदाहरण क्या दिया गया है, ध्यान से समझो। इसमें 10वें उदाहरण में वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है, उसको अच्छे से समझो। फिर हमें समीकरण बनाना है और फिर उस समीकरण को हम
यहाँ पर विलोपन विधि से हल करके दिखाएंगे। क्या लिखता है? लिखता है 2 अंकों की एक संख्या अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ध्यान से पढ़ना है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। एक संख्या है और फिर अंकों को उलटने से एक संख्या बनाएं, दोनों को जोड़ कर दें, तब योगफल 66 दिया गया है। आगे क्या कहा है? यदि संख्या के अंकों का अंतर हम 2 लिख दें, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो कहता है वो संख्या बताइए ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ऐसा भी कहा गया है। देखो ध्यान दें, इसको रब कर लेते हैं और आते हैं अपने उदाहरण पर, जो कि है आपका उदाहरण नंबर 10वां उदाहरण है बच्चों। तो यहां पर समझते हैं उदाहरण नंबर 10वां। ठीक है भाई, 10वां उदाहरण है आपकी नई एनसीईआरटी बुक में 10वां उदाहरण है। इसमें लिखता है 2 अंकों की एक संख्या। बच्चों 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का होता है, बिल्कुल डेफिनेट बात है। तो आपको यहाँ पर लिखना है माना इकाई का अंक, चलो x मान लेते हैं, इकाई का अंक मान लेते हैं कितना है, x है, और दहाई का अंक मान लेते हैं y है। दहाई का अंक बराबर कितना मान लेते हैं, y है। तो बच्चों बता सकते हो कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर पता हो तो 2 अंकों की संख्या कैसे बनाई जाती है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। बच्चों बताओ 2 अंकों की संख्या, फिलहाल अभी यहाँ पर सवाल को रोक देते हैं। आप हमें ये बताओ कि एक संख्या हम यहाँ लिख लेते हैं, मान लो 25 लिख ली, ये बताओ कितने अंकों की है। आपको आपका आंसर होगा कि सर 2 अंकों की है। कितने अंकों की है? आपका आंसर है कि ये 2 अंकों की है। अच्छा भाई 2 अंकों की है, तो ये बताओ ये अंक इसको क्या कहते हैं, इसको इकाई कहते हैं। बताओ इसको क्या कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात। बच्चों ये जब हमने 25 संख्या बनाई थी तो 25 कैसे बनी थी? ऐसे बनी थी कि जो दहाई है उसमें तो हमने 10 का गुणा किया और फिर इसके बाद इकाई को जोड़ दिया। तो देखो 10 दूनी 20 और 20 में 5, ये 25 हो गई। तो 25 बनाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ा हमें? 25 संख्या बनाने के लिए हमें ये काम करना पड़ा कि दहाई में 10 का गुणा किया और इकाई जोड़ा है, तब 2 अंकों की संख्या बनके तैयार हुई है। तो बस यहाँ भी ऐसे ही करना है, कोई खास बात नहीं। यहाँ पर अगर आपसे कहें कि भाई संख्या बनाओ, तो बच्चों अंक तो यहाँ भी हमें पता है, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। हमने जो आपको तरीका बताया कि भाई 2 अंकों की संख्या बनाते कैसे हैं, दहाई में अर्थात y में 10 का गुणा करो और इकाई साथ में जोड़ दो, 2 अंकों की संख्या ये हो गई 10 y + x। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? 2 अंकों की संख्या कैसे बनाई? दहाई में 10 का गुणा करके इकाई को जोड़ दिया है। सही है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। अब 2 अंकों की संख्या ये हो गई। अच्छा अंकों को उलट के बनाओ संख्या। अंकों को उलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी? अंकों के उलटने पर बनी संख्या बोलो कितनी हो जाएगी? अंकों के उलटने पर बनी संख्या हो जाएगी, अंक को उलट दें, x की जगह y की जगह x कर दें, तो ये हो जाएगी हमारी 10x + y हो जाएगी। देखो x जहां था वहां y कर दिया, y जहां था वहां x कर दिया, तो अंकों को उलटने से बनी संख्या हमारी हो गई 10x + y। अब प्रश्न आपका ये कहता है, प्रश्न की शर्त है वो ये है कि संख्या क्या है? संख्या और अंकों को उलटने से बनी संख्या, अंकों को उलटने से बनी संख्या दोनों का योग कर दें तो दोनों का योगफल बराबर, प्रश्न कहता है 66 है। क्या 66 ही दिया है? बोलो भाई। संख्या और उसके अंकों का जोड़ कर दें तो योगफल कितना दिया गया है बच्चों? दोनों का योगफल 66 दिया गया है। बिल्कुल एकदम ठीक है। अच्छा भाई संख्या को यहाँ लिखो, संख्या है कितनी? संख्या तो ये हमारी थी 10y + x प्लस, अब अंकों को उलट के बताओ संख्या कितनी बनी है? अंकों को उलटने से बनी संख्या ये बन गई है 10x + y, दोनों का जोड़ बराबर 66 लिखना है। अब बच्चों इसको हल करके एक समीकरण बना के पहले यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। देखो 10x और 1x, यहाँ दोनों को जोड़ के हम 11x लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार 10y और 1y को जोड़ के हम 11y लिख सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं। और बराबर यहाँ लिख सकते हैं 6। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है।
अच्छा, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो 11 के सम में भाग चला जा सकता है, तो x प्लस वाई बराबर हमें यहाँ पर कितना, देखो 11 का भाग चला गया, यहाँ भी 11 का भाग और यहाँ 11 का भाग जाएगा तो 6, 11 छक्का 66। अब बच्चों एक समीकरण हमें मिल गया, बोलो ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है। देखो दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, कहता है दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। तो बच्चों एक इसमें संख्या x है, एक y है, दोनों का घटा कर दें तो अंतर मिल जाएगा 2। तो आपको यहाँ लिखना है सेकंड शर्त। सेकंड शर्त क्या लिखनी है कि अंकों का अंतर बराबर 2 है। अंकों का अंतर बराबर कितना है, आपको लिखना है अंकों का अंतर 2 है। तो बच्चों अंकों को जब घटाओगे तो x माइनस वाई कर सकते हो बराबर 2, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि y माइनस एक्स करें 2 मिले। भाई अंतर का मतलब क्या है, अभी हमें ये तो पता नहीं है कि इकाई का अंक बड़ा है कि दहाई का अंक बड़ा है। अगर इकाई का अंक बड़ा है तो अंतर x माइनस वाई हो जाएगा, और अगर दहाई का अंक बड़ा है तो फिर y माइनस एक्स हो जाएगा। या ऐसे लिख देते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि y माइनस एक्स बराबर 2। ठीक है, x बड़ा है तो इकाई वाला बड़ा है तो इकाई में से दहाई घटा के 2 लिखो, और अगर दहाई बड़ा है तो दहाई में से इकाई घटा के 2 लिख दो। तो इस तरीके से बच्चों हमें यहाँ पर 2 समीकरण मिल गए। यहाँ पर चलो इसका भी नंबर एक तीसरा डाल देते हैं। ठीक है, पहले हम पहला समीकरण और दूसरा समीकरण ये दोनों हल कर लें तो हमें यहाँ x और y के मान मिल जाएंगे। क्या करना है, समीकरण 1 व 2 इन दोनों को देखो हमें विलोपन विधि से हल करना है। हमने बताया विलोपन से अगर हल करना है तो एक को विलुप्त करना है, जिसको विलुप्त करना है उसके गुणांक बराबर करना है। बच्चों यहाँ पर पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण है, यहाँ पर देखो y के गुणांक तो समान है, x के गुणांक भी समान है, बिना किसी गुणांक के सीधा सीधा एक विलुप्त तो हो जाएगा। कैसे, समीकरण 1 और 2 दोनों यहाँ पहले लिख लेते हैं, समझाने के लिए आपको पूरा पहले लिख देते हैं। ये लिखा है x प्लस वाई और ये बराबर में दिया गया है 6, पहला समीकरण है। और इसके बाद ये दूसरा समीकरण है x माइनस वाई और ये बराबर 2 दिया गया है, यहाँ पर दूसरा समीकरण है। अगर आप चाहो y विलुप्त करना चाहो तो आप जोड़ दो, y प्लस का है माइनस का y है, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा। अगर विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं, हमने यही तो बताया आपको, तो यहाँ जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, x जोड़ें 2x मिल जाएगा बराबर 6, 2 जोड़ें 8 मिल जाएगा। x बराबर 8/2 लिखना है, 2 चौको 8 बच्चों 4 बार कट गया, x का मान 4 निकला है। समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर यहाँ पर देखो हमें y का मान मिल जाएगा। एक ये रहा, x के जगह पर लिख दें 4, प्लस में लिख दें y बराबर लिख दें आगे 6। ठीक, अब बच्चों यहाँ y का मान निकालो तो कितना निकलेगा, y का मान निकलेगा 6 माइनस 4 और यहाँ से y का मान 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको x और y के मान मिल गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो दोनों चर हमें मिल गए, x का मान 4, y का मान 2। अब बताओ संख्या कितनी बनेगी, तो आपको यहाँ लिखनी है संख्या। जो संख्या थी वो वास्तव में ये लिखी है 10y प्लस एक्स, तो आपको लिखना है 10y प्लस एक्स, मतलब 10 तो ठीक है, y का मान 2 लिख दें, प्लस x और x का मान कितना लिख दें, 4 लिख दें। तो बच्चों 10 दूनी 20 और 4 24, हमें संख्या देखो 24 मिल जाएगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई, और यदि ऐसा हो कि ये बड़ा अंक हो ये छोटा हो, दहाई का बड़ा हो इकाई का छोटा हो, तो अंतर कितना मिलेगा, y में से x घटाओगे तब 2 मिलेगा, तो अंतर आपको ये मिल जाएगा। तब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को दोबारा से देखो, 1 व 3 को 1 व 3 से देखो ध्यान से क्या करना है। चलो इन दोनों को लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 6, और ये तीसरा समीकरण है y माइनस एक्स, क्या है, y माइनस एक्स बराबर, और ये 2 है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अगर यहाँ भी सीधा सीधा जोड़ दें तो आपको x प्लस का है, ये x माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, और ये x कैंसिल, y जोड़ो 2y हो जाएगा बराबर 6, 2 यहाँ 8 मिल जाएगा, y का मान मिलेगा 8/2, मतलब यहाँ पर 4 मिलेगा। अब की बार y का मान 4 हो गया,
और बाई का मान 4 हो गया तो एक्स का कितना मान निकलेगा, यहां लिख देते हैं। देखो ध्यान दें, चलो भाई काम करते हैं, ये 24 लिखा है, चलो यहां लिख देते हैं। ये तो हमारी पहली आंसर है जो 24 है, ठीक है, ये हमारा पहला आंसर है जो 24 है। चलो यार मजा नहीं आ रहा, चलो यहीं बना रहे तो 24, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा आंसर कैसे, बाई का मान 4 निकला है, बाई के मान को आप पहला समीकरण में रख सकते हो। यहां लिख दें बाई का मान समीकरण कहां रखना है, 1 में रखना है। 1 में रखने पर तो पहले नंबर में रखो। देखो यहां पर ये पहला नंबर ये है ना, x प्लस बाई बराबर 6, तो x अपना ठीक है, बाई का मान 4 लिख दें, बराबर लिख दें 6, और x का मान हो जाएगा 6 माइनस 4, मतलब x का मान हो जाएगा 2। तो बताओ संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या आपकी ये देखो हो जाएगी 10 बाई प्लस एक्स थी ना संख्या, तो करना तो वही काम है, बाई और एक्स का मान यहाँ रखना है। देखो 10 तो ठीक है, और बाई का मान लिखोगे कितना, 4 लिखोगे, प्लस एक्स और एक्स का मान 2 लिखोगे, 10 चौको 40, 2 42। बच्चों ये हमारा देखो आंसर है। संख्या दूसरी वाली जो है ऐसे बन सकती है 42, और पहले वाली संख्या कितनी बन सकती है, 24। तो 2 संख्याएं बन सकती हैं। कहा इसने कि कितनी संख्याएं संभव हैं, तो 2 संख्याएं संभव हैं। यहाँ पर संख्या बन सकती है 24, ये भी 2 अंकों की संख्या है। संख्या बन सकती है 42, ये भी 2 अंकों की संख्या है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, दोनों संख्याओं का जो अंक है, अंकों का अंतर 2 है। यहाँ भी 2 संख्याएं हैं, दोनों के 2 अंक हैं, दोनों अंकों का अंतर यहाँ भी 2 है। अंतर का मतलब बड़ा अंक में से छोटा अंक घटा दें तो अंतर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों 2 आंसर इसके आएंगे। तो संख्याएं आपसे पूछी गई थी, कितनी संख्याएं संभव हैं, तो आपको लिखना है 2 संख्याएं संभव हैं, एक है 24 और दूसरी है 42, करेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लें। आगे आपके पास अब आता है ये आपका क्वेश्चन, हाँ बस इतना ही काम था बच्चों। कितना काम था कि यहाँ पर ये उदाहरण दिए गए थे 3 केवल, और इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 के अब ये क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर लिया क्या, चलो इसको रब कर लेते हैं। बच्चों एक बात बता दें कि आपको हर प्रश्न को बड़ी सावधानी से नोट्स करते बनाते हुए चलो, एक एक प्रश्नों को हल करते हुए चलो, बड़ा मजा आएगा। एग्जाम के दिन पढ़ने में, उसकी तैयारी करने में, एग्जाम की तैयारी करने में बहुत सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न आप यहाँ पर पढ़ रहे हो सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते रहो, एक बढ़िया सा नोट्स रजिस्टर बनाओ और उस पर सभी नोट आप करते रहो, सभी प्रश्नों को हल करते रहो, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज है 3.3, ठीक है बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 को करते हैं। देखिए यहां पर 3.3 एक्सरसाइज में पहला सवाल है, लिखता है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब आपको जो अच्छी लगे वो लिख दो, दोनों विधियां सरल हैं, सिंपल हैं। किसी प्रश्न के लिए प्रतिस्थापन सिंपल होती है तो किसी के लिए विलोपन वाली सिंपल होती है, तो जो सी आपको अच्छी लगे। किसी प्रश्न में विलोपन सिंपल लगता है और किसी प्रश्न में प्रतिस्थापन सिंपल लगता है, तो आपको जिसमें जो सिंपल लग रहा है वो आप लिख सकते हो। दोनों विधियों से इन प्रश्नों को हल करना है, इन समीकरणों को दोनों विधियों से हल करके आपको बताना है। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ 1 का पहला भाग है। इसमें देखो यहाँ पर दिया गया है एक समीकरण, तो ये दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा पहला समीकरण है। और इसके बाद में यहाँ पर दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y, 2x माइनस में 3y बराबर में दिया गया है यहाँ पर 4, ये दूसरा समीकरण है। तो इन दोनों विधियों से इसको हल करना है। दोनों विधियां कौन कौन सी, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चों यहाँ पर पहले विलोपन विधि से समझते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया विलोपन विधि में हम करते क्या है, विलोपन विधि में हम एक चर का विलोपन करते हैं, एक चर को विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने का तरीका यह है कि उसके गुणांक को बराबर करेंगे, जिसको हम विलुप्त करना चाह रहे हैं उसके गुणांक जो है ना उसको बराबर करना है। मान लें अगर हम y को विलुप्त करना चाहते हैं तो फिर y के गुणांक को बराबर तो करो,
यहाँ बाई का गुणांक है 3 और यहाँ पर बाई का गुणांक 1 है, तो हमें क्या करना है, पहले वाले समीकरण में 3 से गुणा करके बाई के गुणांक को बराबर कर लेना है। ठीक है, सिंपल बात है। तो यहाँ जो भी करो ना उसको लिखो। यहाँ पर क्या कर यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा किया गया है भाई, गुणा करने पर तो करते हैं यहाँ पर गुणा, पहले वाले समीकरण में ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 3 पंचे 15 हो जाएगा। तीसरा नंबर डाल देते और इस पर हमने कुछ किया नहीं है, इसको ज्यों का त्यों लिखो भाई, 2x माइनस 3y बराबर में 4, ये दूसरा वाला समीकरण है। तो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान से देखो, y के गुणांक बराबर हो गए, लेकिन जो चिन्ह है उनको भी देखना पड़ता है। चिन्ह देखें तो ये विपरीत चिन्ह है, एक में प्लस एक में माइनस है। अगर चिन्ह विपरीत होता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर ये देखो 3y प्लस का है, 3y माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3x और 2x को जोड़ेंगे तो 5x मिलेगा, बराबर 15x में 4x जोड़ेंगे तो 19 मिलेगा, और बच्चों x का मान हो जाएगा 19/5। ये देखो x का एक मान अर्थात एक चर का मान हमारा ज्ञात हो गया। इसके बाद इसी चर के मान को अर्थात x के मान को चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में कहीं भी आप रख सकते हो, तो फिर हमें y अर्थात दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाएगा। क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अच्छा ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि हम 1 में ही रखेंगे, 2 में भी आप रख सकते हो, लेकिन रखेंगे हम यहाँ पर उस वाले समीकरण में जिसमें गणना सिंपल हो जाए। बच्चों यहाँ पर रख देंगे, देखो गणना सिंपल है, यहाँ पर 2 का गुणा है 3 का गुणा है, थोड़ा सा गुणा उड़ा करने में थोड़ी सी तो तकलीफ है, हालांकि तकलीफ नहीं है लेकिन थोड़ी सी तो है, इसकी अपेक्षा तो है, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर जो x लिखा है उसका मान तो हमें लिखना है 19/5 प्लस फिर y हमारा लिखा है ज्यों का त्यों, फिर बराबर का निशान और इसके बाद लिखा है 5, ये भी ज्यों का त्यों। अब जो y का मान निकालें तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19/5 हो जाएगा, और यहाँ से देखो y का मान 5 एलसीएम लें तो 5 पंचे 25 लिखें, माइनस में 19 लिख दें, और 25 में से 19 अगर घटाया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 6 और नीचे बटे में 5। ये हो गया y का मान। y का मान कितना हो गया, देखो 6/5। तो बच्चों ये विधि हमारी जो है, इस विधि को क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, विलोपन विधि। अब देखो प्रतिस्थापन विधि से इसी प्रश्न को करो, प्रतिस्थापन विधि से कर दें तो प्रतिस्थापन विधि से क्या कैसे करते हैं, एक चर को प्रतिस्थापित करें कहीं दूसरे समीकरण में, एक समीकरण से निकालें एक चर का मान और दूसरे में प्रतिस्थापित कर दें, या फिर दूसरे से निकालें तो पहले में प्रतिस्थापन कर दें, ये करना होता है। देखो यहाँ पर समीकरण 1 से करो, समीकरण 1 से x का मान निकाल के बताओ कितना होगा। बच्चों यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो ये y को इधर ले जाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 5 माइनस y हो जाएगा। ध्यान से देखो y प्लस का है, इधर ले जाओगे माइनस का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इस पर भी चलो हम एक नंबर अगला तीसरा नंबर डाल देते हैं। हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला, और अब रखना कहाँ है, 2 नंबर में रखना है। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रख दो। काय में रखना है, 2 में रखने पर, तो भाई 2 में अगर रखेंगे यहाँ पर तो कितना मिलेगा, देखो 2 तो ठीक है, x का मान 5 माइनस y लिखना है, फिर माइनस में 3y लिखना है, फिर बराबर में 4 लिखना है। बोलो ठीक है कि नहीं बच्चों, फिर से समझो, 2 अपना ज्यों का त्यों। x का मान हमने ये निकाला है 5 माइनस y, तो इस x के जगह 5 माइनस y लिख दिया, माइनस 3y ज्यों का त्यों बराबर 4 भी ज्यों का त्यों। अब क्या करना है बच्चों, 10 यहाँ 2 से अंदर गुणा कर दें, 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस में 3y बराबर में यहाँ लिखेंगे 4। यहाँ पर देखो 3 का गुणा, ये 3y ज्यों का त्यों रहेगा, केवल ये 2 का गुणा इसी कोष्टक में करना है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखो तो 10 माइनस ये 5y हो जाएगा, और बराबर में यहाँ 4, माइनस का 2y माइनस में 3y, दोनों को जोड़ के लिखो माइनस का 5y होगा। अब आगे देखो, आगे क्या करना है, ये माइनस में 5y यहीं रखो, बराबर में 4 माइनस 10 लिखो, और इस तरीके से माइनस का 5y बराबर में माइनस का 6 मिलेगा। ध्यान से देखो 4 में से 10 घटाओ, माइनस का 6 मिलेगा कि नहीं। माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ से हमें y का मान मिलेगा 6/5।
तो बच्चों ये हमारा x का मान, ये हमारा y का मान है। इस किसी भी विधि से करो आंसर वही आता है। यहाँ पर देखो विलोपन विधि से हमने जब मान निकाला y का तब भी हमारा 6/5 है, यहाँ प्रतिस्थापन विधि से निकाला है तब भी हमारा 6/5 ही है। अब इस y के मान को उठा के समीकरण 3 में रख दो। यहाँ लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ 3 में अगर रख दिया जाएगा तो कैसे देखो करना है, x अपना ठीक है, बराबर भी ठीक है, 5 भी ठीक है, फिर माइनस का निशान लगाओ और फिर y का मान लिख दो 6/5। तो x बराबर हो जाएगा, देखो 5 एलसीएम आएगा, यहाँ पर 5 पंचे 25 माइनस 6 कम 6, तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 19/5 बचेगा। इस तरीके से जो x का मान है वो 19/5 हमें मिल गया। देखिए दोनों विधियां ठीक है बिल्कुल, आपको जो सी विधि सरल लग रही है उसको आप लिख सकते हो। यहाँ पूछा गया है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल है तो इसको लिख दो, अगर आपको ये लग रहा है कि ये सिंपल है तो इसको लिख दो। आप जो भी अच्छी आपको लग रही है, जो भी सिंपल लग रही है उसको आप अपने मन से लिख सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, आंसर वही है, प्रोसेस वही है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा विधि तो अलग अलग है लेकिन कठिन वाला कोई काम नहीं, बिल्कुल सिंपल वाले सारे प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, हालांकि जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसमें केवल और केवल एक ही विधि पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रश्न में दोनों विधियां पूछ दी जाएं। आपसे अगर ये प्रश्न में कहा जाए कि ये समीकरण दिए जाएं और ये कहा जाए कि इनको हल करिए, तो तुम्हारा अपना मन है, चाहे विलोपन विधि से कर सकते हो या फिर प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि भाई विलोपन विधि से करिए तो आप फिर इसी विधि से करिएगा, और यदि ये कह दिया जाए कि प्रतिस्थापन विधि से करिए तो इस विधि से ही करना है। जिस विधि का नाम दे दिया जाए फिर उसी विधि से करना है, और यदि नाम ना दिया जाए, कह दिया जाए समीकरणों को हल करिए, तो दोनों विधियों में से किसी भी विधि से आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। चलो एक और प्रश्न करते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सारे प्रश्न है बच्चों। अगर आप चाहो 4 प्रश्न के हैं, यहाँ पर 4 समीकरण ए बी 1 2 3 4 4 आपके भाग हैं। पहले प्रश्न के 4 भाग हैं, तो आप सभी प्रश्न चारों भाग बिल्कुल आराम से एक ही विधि से करोगे। चाहे जो आप सवाल देखो, इन्हीं दोनों विधियों से चारों प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो इसमें से एक प्रश्न और कर देते हैं, चौथा नंबर का। ध्यान से देखो, हम इसको चौथे नंबर वाले को करके आपको दिखा देते हैं। प्रश्न संख्या 1 का जो चौथा भाग है उसको हम यहाँ पर और एक बार करके दिखा देते हैं। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। शेष 2 प्रश्न आप खुद कर सकते हो। प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग ध्यान से देखो, यहाँ पर समीकरण क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है x/2 प्लस 2y बटे में क्या है 3, और बराबर में इधर दिया गया है माइनस में 1। एक समीकरण आपका ये है। ये बच्चों हमने इसलिए लिया है कि काफी बच्चे बटे अटे में दी जाती ना संख्या तो घबरा जाते, कहते पते बटे वाला आप ये कैसे करेंगे। सिंपल है, बिल्कुल वही काम है, कोई खास बात नहीं है। तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण है, देखो दिया है x माइनस में y बटे में 3, और यहाँ पर बराबर में दिया गया है ये 3 दिया गया है। इस पर हम दूसरा नंबर डाल देते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर विलोपन विधि से करना है तो किसी एक चर को विलुप्त करना है, पक्की बात है भाई। चर को विलुप्त करना है तो इसका मतलब उस चर के गुणांक को बराबर करना है। अब देखो बच्चों, या तो x का गुणांक बराबर करो या फिर y का गुणांक बराबर करो। कुछ बच्चे ऐसा लग रहा है कि जो बटे में दी गई संख्या ये झमेला लग रहा है, तो ऐसा भी कर सकते हो कि ये झमेला भी खत्म कर सकते हो, बटे वाला काम खत्म कर सकते हो। कैसे? 3 दूनी 6 और 6 का पूरे समीकरण में गुणा कर दो। यहाँ पर यहाँ बटे में 1 कह सकते हो, तो 3 एकम 3, यहाँ पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर दो, वो वाला झमेला खत्म हो जाएगा बटे वाला। और यदि आप नहीं करना चाह रहे हो तो भी बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या थोड़ी है। बटे में बना है, बना रहने दो, हमें तो गुणांक बराबर करना है। यहाँ पर बच्चों लिखा है 2y बटे 3, यहाँ पर 1y बटे 3, तो भैया इसमें हम सीधा सीधा 2 का गुणा करें, y वाला ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा बिल्कुल काम है। हम यहाँ पर क्या कर दें, इस समीकरण जो 2 है, ये वाला समीकरण नीचे वाला दूसरा वाला समीकरण है, इसमें 2 का गुणा मार दें। क्या कर दें? 2 का गुणा कर दें। क्यों? क्योंकि 2 का गुणा करोगे तो 2y यहाँ हो जाएगा, 2x यहाँ हो जाएगा, 2 3 6 यहाँ हो जाएगा, और ये देखो बराबर बराबर हो जाएगा, y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो समझो हमारा सवाल बिल्कुल आसान से हल हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा करने पर ऐसा लिख देते हैं,
कर दो भाई, 2 का गुणा इसमें करो, 2 का गुणा यहाँ करोगे 2x मिल जाएगा, माइनस 2 का गुणा यहाँ करोगे 2y और नीचे बटे में 3 है, बराबर में 2 का गुणा करोगे 6 मिल जाएगा। ये हो गया बच्चों तीसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद में यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है जो इसी के नीचे आप रख सकते हो x बटे में 2 प्लस में 2y बटे में 3, यहाँ बराबर में लिखना है -1 और ये वाला है पहला आपका समीकरण। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि y के गुणांक बराबर हो गए। अब उसके चिन्ह भी देख लो, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ दो। यहाँ पर देखो माइनस का है, ये प्लस का है, विपरीत चिन्ह हो गया कि नहीं, हो गया। तो क्या करना है, आपको जोड़ देना है। समान चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देते हैं। जोड़ने पर सीधा ये माइनस का 2y बटे 3 है, ये प्लस का 2y बटे 3 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको यहाँ जोड़ देना है 2x में कितना जोड़ना है, x बटे 2, ये 2x और ये x बटे 2 दोनों को जोड़ो। यहाँ पर 6 है, 6 में जोड़ो माइनस का 1 तो बचेगा कितना, 5। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 5x बटे में 2, बराबर में यहाँ लिख देते हैं 5। और ध्यान से देखो x का मान निकालेंगे तो भाई बटे वाला है, इसमें गुणा करेंगे, 5 में 2 का गुणा, और ये 5 जो लिखा है गुणा में तो इसको हम भाग में लिखेंगे, 5 5 काट दें तो बच्चों x का मान हमारा 2 मिल गया, x बराबर 2। ठीक है, अब x के बराबर 2 यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, आपका मन जहां लिखना चाहो लिख सकते हो, यहां लिख देते हैं। देखो x का मान समीकरण 1 में रखो, x का मान कहां रखें, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो भाई कितना मिलेगा, देखो ध्यान से, यहां x का मान कितना लिखे हैं 2, फिर नीचे भी बटे में 2 है, देखो यहाँ x का मान 2 बटे में 2 है, प्लस का निशान लगाओ, यहाँ लिखना है 2y बटे में 3, फिर आगे बराबर है माइनस का 1। बच्चों यहाँ 2 से 2 कट गया एक बार, कितनी बार कटा है, एक बार, तो यहाँ 1 मिल रहा है, फिर बराबर यहाँ लिखना है 2y बटे 3 और सॉरी यहाँ प्लस है ना, देखो ये 2 बटे 2 मतलब 1 मिल गया, फिर आगे ये प्लस का निशान है, 2y बटे 3 लिखना है, बराबर में यहाँ -1 लिखना है। इसके बाद ये प्लस का 1 इधर ले जाओ तो 2y बटे 3 बराबर हो जाएगा -1 और प्लस 1 इधर जाएगा तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। 2y बटे में 3 बराबर यहाँ पर माइनस का 2 लिखना है और y बराबर मिल जाएगा -2 गुणा 3। ध्यान से देखो, इसको 3 को इधर ले जाओ तो यहाँ गुणा में पहुंच जाएगा और 2 का भाग लग जाएगा, 2 से 2 काट दो, y का मान -3। ये बच्चों देखो हल निकल के आ गया, x का मान 2, y का मान 3। किस विधि से, विलोपन विधि से। अब अगर प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो भी इतना ही आएगा। देखो प्रतिस्थापन से भी करके दिखा देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से देखो, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालो, दूसरे में रखो, ये विधि प्रतिस्थापन विधि है। तो बच्चों हम दूसरे वाले समीकरण से यहाँ से x का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जहां से आराम से निकले वहां से ही हम एक चर का मान निकालते हैं। समीकरण 2 से यहाँ x का मान कितना निकलेगा, x का मान निकलेगा 3 प्लस y बटा 3 निकलेगा। ध्यान से देखो, ये x है ना, ये माइनस का y बटे 3 इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा y बटे 3। x बराबर हो जाएगा कितना, 3 प्लस y बटे 3, या इसको ऐसे कहते हैं x बराबर 3 आ जाएगा, एलसीएम 3 त्रिका 9 प्लस y, ऐसे लिख सकते हो। और इस पर हम एक तीसरा वाला नंबर डाल देते हैं। तीसरा अगर यहाँ कहीं डाल दिया है तो इसको चौथा डाल दो। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। x का ये मान कहाँ रखना है, अब निकालना है हमने 2 नंबर से, तो अब रखना कहाँ पड़ेगा, 1 नंबर में रखना पड़ेगा। चलो 1 में रख देते हैं। यहाँ लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ लिखना है x का मान कितना लिखना है, 9 प्लस y बटे में 3 लिखना है, और ये 2 बटे में देखो पहले से लिखा हुआ है, प्लस आगे प्लस 2y बटे में 3 लिखो, बराबर में यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, ठीक है। इसमें देखो बच्चों यहाँ पर 2 तिया 6 और 6 आ जाएगा एलसीएम, 6 से 6 काट दो, एक बार कटेगा तो 9 प्लस y लिखना है, प्लस यहाँ से 3 से ये 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6 2 बार कटेगा, 2 का यहाँ गुणा करो 4y, बराबर में लिखना है -1। यहाँ से देखो 9 प्लस 4 और एक 5y लिखो भाई, ठीक है, बराबर में 6 इधर भेजो,
तो 6 -1 में गुणा होगा, माइनस का 6 एकम 6 हो जाएगा। यहाँ से आपको 5y बराबर मिलेगा माइनस में 6 और ये माइनस का 9, ये प्लस का 9 है, इधर ले जाओगे माइनस का 9। अब यहाँ आपको लिखना है 5y बराबर में माइनस में 15 लिखना है। देखो दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस का 15 हो जाएगा और 5 से डिवाइड कर दो तो y का मान माइनस में 15/5 और 5 दिया 15। इस तरीके से हमें y का मान हम माइनस का 3 मिलेगा, जो कि यहाँ पर भी है। देखो एक ही बात है, किसी भी विधि से लगाओ आंसर वही आएगा। y का मान -3 कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखना है यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ लिख लेते हैं। देखो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है भाई, रखो। x का मान निकलेगा कितना, देखो x बराबर 9 प्लस y, और y को लिखेंगे माइनस का 3 और नीचे बटे में क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो x बराबर 9 में से 3, ये देखो माइनस का 3 है, तो 9 में से 3 माइनस का चला जाएगा, बचेगा कितना, 9 में से 3 घटाओ 6 बचेगा, बटे में 3 लिखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2। तो बच्चों इस तरीके से x का मान 2, y का मान -3 यहाँ भी देखो मिल रहा है, और x का मान 2, y का मान -3 यहाँ से भी मिल रहा है। दोनों विधियों से आपने सवाल को हल किया है, करेक्ट है। तो बच्चों इस तरीके से शेष 2 बचे हुए प्रश्न हैं, इनको आप खुद से कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है। और बाय द वे कोई समस्या भी अगर बनती दिखाई दे रही है तो बिना बिल्कुल हिचकिचाहट आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दूसरे प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से उनको हल करिए। पहले हमें जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है उस प्रॉब्लम को समीकरण रूप में बनाइएगा और फिर उन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है भाई, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है दूसरा, तो दूसरा प्रश्न को देखते हैं। देखो देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है, ये कहता है, ये हमारा नंबर दूसरा प्रश्न है और इसमें ऐसा कहा गया है कि कोई भिन्न है, उस भिन्न के ऐसा कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। जो भिन्न हमारी है वो भिन्न में क्या कर दें, भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। दूसरी शर्त आगे लिखी है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, केवल हर में 1 जोड़ें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है ये बताइएगा। तो मान लेते हैं भिन्न x/y है। माना भिन्न को कैसे लिखते हैं, अंश बटे हर में ही तो लिखते हैं। तो माना भिन्न हमारी क्या है, मान लेते हैं कि जो भिन्न है वो हमारी x/y है। अब प्रश्न की जो शर्त है वो लिखोगे। पहली शर्त प्रश्न की क्या है, जो पहली शर्त है, ध्यान से देखो, बिल्कुल एकदम आसान तरीका से देखो तो बिल्कुल एकदम बढ़िया सा एक इक्वेशन बन के तैयार होगा। उसमें ऐसा लिखा है कि जो भिन्न है हमारी, उस भिन्न के अंश में 1 जोड़ो, हर में 1 घटाओ। भाई भिन्न तो ये हमारी रही, ये भिन्न है। अंश में क्या करना है, अंश में 1 जोड़ देना है। लो जोड़ दिया भाई। हर का है, हर है ये y, इसमें 1 घटा देना है। लो घटा दिया। अब ये भिन्न बराबर 1 में बदल गई। कोई समस्या है क्या, ऐसे लिख सकते हो। अंश ये है, हर ये है, अंश में 1 जोड़ो, हर में 1 घटाओ, घटा लिया। और ये भिन्न जो है किस में बदल गई, 1 में बदल गई भाई, ठीक है। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। x + 1 बराबर y - 1 लिख दें और इस तरीके से x - y बराबर -2 हमें मिल जाएगा। देखो ये y इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 1 इधर ले जाओगे तो -1 -1 तो -2 हो जाएगा। आ जाते हैं सेकंड शर्त पर। सेकंड शर्त क्या है, अब सेकंड शर्त हमारी ये कहती है कि यदि भिन्न के, क्या कहता है, हाँ ये है कि अगर ऐसा कर दें कि हर में 1 जोड़ दें, केवल हर में 1 जोड़ दें
तो भिन्न 1/2 में बदल जाती है। जो हमारा भिन्न है वो तो ये रहा, अब इसका हर देखो ये है, इसमें 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ने पर जो भिन्न है वो किस में बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है। ये हमारा हो गया सेकंड शर्त। बस इस सेकंड शर्त से देखो दूसरा समीकरण बना लो, 2x बराबर y प्लस 1 लिखो और यहाँ से 2x माइनस y बराबर 1 मिल जाएगा। देखो मिलेगा कि नहीं, y इधर ले आओ, माइनस का y। अब बच्चों यहाँ पर इसको विलोपन विधि से कर सकते हो, बताओ इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर विलोपन विधि से करना चाह रहे हम तो भाई किसी एक को विलुप्त करेंगे, काय को विलुप्त करोगे, चाहो तो देखो y विलुप्त बिल्कुल हो सकता है क्योंकि गुणांक बिल्कुल जस्ट बराबर हैं, y के गुणांक बराबर हैं, सीधा सीधा घटा सकते हो, x माइनस y बराबर -2, ये हमारा पहला समीकरण है। इन दोनों में क्या करेंगे, देखो y के गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, इसलिए हमें यहाँ पर घटाना पड़ता है। चिन्ह समान है तो घटाते हैं, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ते हैं। ठीक है, देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का और ये कैंसिल हो जाएगा। 2x में से 1x घटेगा, 1x बचेगा और ये 1 और ये प्लस का 2 है तो इसलिए इसको जोड़ के हम 3 लिखेंगे, x बराबर 3। x का मान समीकरण 1 में रख दें, चलो रखो। x का मान कितना रखोगे, 3 लिख देते हैं, माइनस y अपना ठीक है, बराबर में माइनस का 2, ये भी ठीक है, तो यहां से माइनस y बराबर -2, ये प्लस का 3 इधर ले जाओ, माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस में y बराबर में माइनस का 2, माइनस का 3, तो हमें माइनस का 5 मिल जाएगा, माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर लिया जाए, y बराबर 5 हो जाएगा। तो बच्चों बता दो भाई भिन्न कितनी मिल जाएगी। भिन्न तो हमारी भाई सीधी सीधी बात है, भिन्न तो x/y थी। अब x का मान हमने 3 निकाल लिया, y का मान 5 निकाल लिया, तो क्या भिन्न मिल गई बताओ भैया, x का मान 3, y का मान 5, तो भिन्न हमें 3/5 मिल गई। इसमें तो कोई समस्या नहीं। अगर उत्तर मिलाना चाहो बिल्कुल एकदम मिलान कर सकते हो। जो ऊपर वाला है ना इसमें 1 जोड़ो, नीचे वाला है इसमें भी 1 जोड़ो, तो भाई ऊपर 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, नीचे 1 जोड़ोगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कहता है, थोड़ा गलत कह गए, ऊपर 1 जोड़ो नीचे 1 घटा दो, यहाँ पर 1 घटाओ, 5 में से 1 घटाओ, 4 ही तो मिलेगा, 4/4 देखो भिन्न का मान 1 हो जाता है कि नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपर 1 जोड़ दो नीचे 1 घटा दो तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। और यदि इस भिन्न में जो 3/5 भिन्न है उसके केवल हर में 1 जोड़ दें तो 1 जोड़ने पर ये हो जाएगा, देखो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच्चों भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। यही प्रश्न कहता है। दूसरी शर्त यही है कि भिन्न के हर में 1 जोड़ दें तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही सवाल लगाया है, किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गया दूसरा नंबर का प्रश्न, इसको भी नोट कर लेते हैं। चलो बच्चों अब पहुंचते हैं, ये आपका तीसरा नंबर का देखो प्रश्न, इसका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है, उसको भी देख लेते हैं। क्या कहता है, कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आयु संबंधी प्रश्न को हल करते समय ध्यान रखा जाता है कि वर्तमान आयु से पहले की आयु निकालनी हो तो पहले की, अगर 5 साल पहले की आयु निकालनी है तो उसमें से 5 घटानी है, और 5 साल आगे की निकालनी है तो उसमें 5 जोड़ना पड़ता है। बस ये याद रखना है, इतनी ट्रिक है और कोई खास नहीं। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात जो है वो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है ये बता दीजिए। सिंपल सा देखो प्रश्न है, एकदम सिंपल है, यहाँ पर करके दिखा देते हैं देखो, और इसको भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे। बच्चों अगर ये मान लिया जाए कि जो नूरी है, पहले नंबर पे नूरी है या सोनू है, देख लेते हैं। हाँ नूरी है, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है दूसरे का, और ये तीसरा भाग है, ठीक है, तीसरा है ना, दूसरे प्रश्न का ये दूसरा ही भाग है। क्या है, दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है। ऐसा कहता है यहाँ पर कि मान लेते हैं यहाँ पर हम कि जो नूरी की वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। माना नूरी की
वर्तमान आयु मान लेते हैं कितनी, x वर्ष है, और जो सोनू है उसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं, सोनू की वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं कितनी, 22 वर्ष है। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। अच्छा भाई, अब सवाल इस बात का है कि आज की आयु तो ये है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व की दोनों की आयु कितनी होगी। तो आपको यहाँ पर लिखना है 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखना है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बताओ कितनी होगी, नूरी की आयु बता दो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 इसमें से कम करना पड़ेगा, और 5 ही वर्ष पूर्व सोनू की आयु बता दो कितनी होगी। अब यहाँ देखो 5 वर्ष पूर्व, यहाँ सोनू की आयु निकालो, तो 5 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व, बाद की बात नहीं, पहले की चल रही है बात। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु 22 - 5 वर्ष हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ 5 वर्ष पूर्व की आयु में क्या संबंध है, प्रश्न में क्या दे रहा है, कौन किसका कितना गुना है, ये देखो। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ऐसा प्रश्न कहता है। पहली शर्त प्रश्न की ये है, प्रश्न की पहली शर्त कि नूरी की आयु कितनी है, यहाँ पर लिखो नूरी की आयु जो है वो कितनी है, सोनू के आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु का 3 गुना, ये 3 गुना है, तो इसको भी 3 गुना करो, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नूरी की आयु बराबर कितनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर नूरी की आयु तो देखो ये लिखी हुई है x - 5 बराबर 3 इंटू सोनू की आयु कितनी लिखी है, 22 - 5 लिखी है। तो यहाँ से देखो एक समीकरण बन जाएगा, x - 5 बराबर 3 का अंदर गुणा करो, 3/, -3 पंचे 15, और यहाँ से x, ये 3/, इधर ले आओ, माइनस का 3/, हो जाएगा बराबर, यहाँ माइनस में 15 है, और ये माइनस का 5 इधर भेजोगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से x - 3/, बराबर हमें -10 मिलेगा। एक समीकरण हमारा बन गया। किसी को कोई समस्या क्या, एक समीकरण हमने बना लिया। अब भाई दूसरे समीकरण की भी शर्त पढ़ो। दूसरे समीकरण की शर्त यह है कि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालो, और फिर क्या है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो पहले हम 10 वर्ष बाद की दोनों की आयु निकाल लेते हैं। यहां पर लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी है बताओ, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आज अगर नूरी x वर्ष की है तो 10 वर्ष बाद कितने की होगी, इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। 10 वर्ष बाद की उम्र निकल के आ गई, नूरी की 10 वर्ष बाद की उम्र ये है, ठीक है। अच्छा 10 वर्ष बाद सोनू की भी निकालो तो कितनी होगी, सोनू की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, तो आपको 22 + 10 लिखना पड़ेगा। अब ये दोनों की आयु कौन कितनी, किसका कौन गुना है बताओ भाई। यहाँ पर दूसरी शर्त यहाँ प्रश्न की पढ़ो, और यहाँ लिख देते हैं सेकेंड शर्त। कहता है नूरी की आयु कितनी है, नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी लिखी है बताओ भाई। सोनू की आयु का कितना गुना कर दें, कितना लिखा है देख लेते हैं भाई। लिखा है कि 2 गुनी हो जाएगी, है ना। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो सोनू की आयु का 2 गुना बराबर में यहाँ नूरी की आयु को लिख देना है, ठीक है। ये कब की बात है, 10 वर्ष बाद की जो उम्र है उसमें ये संबंध है। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु तो यहाँ पर देखो x + 10 है, बराबर 2 इंटू 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी है, 22 + 10 है। तो बच्चों यहाँ पर देखो इस तरीके से एक और समीकरण मिल गया, x + 10 बराबर 2/, + 10 का 2 में गुणा, 10 दूनी 20। यहाँ पर लिखेंगे x - 2/, बराबर
यहाँ 20 में से 10 घट जाएगा, प्लस का 10 इधर भेज दिया, माइनस का 10 हो गया, और यहाँ से x माइनस 2y बराबर हमें 10 मिल जाएगा। इसका हम नंबर डाल देते हैं सेकंड। अब बच्चों यहाँ पर दोनों समीकरण तैयार हैं। अब इनसे हमें x अथवा y का विलोपन कर देना है। यहाँ x का गुणांक समान है, बिल्कुल सीधा सीधा x का विलोपन हो जाएगा। क्या करना है, इसी के नीचे आपको यहाँ पहला समीकरण लिख देना है, x माइनस 3y बराबर माइनस में 10। ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा ऊपर लिखा है दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को आप घटा दो। घटाएं क्यों भाई, यहाँ पर हमें x के गुणांक बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो x के गुणांक बराबर दिखाई दे रहे तो फिर x ही तो विलुप्त हो जाएगा। और x विलुप्त करने के लिए x के चिन्ह देखो, यहाँ पर देखो ये चिन्ह कैसे हैं, दोनों ही समान हैं, प्लस प्लस हैं, तो इसलिए समान चिन्ह होने पर घटा दिया जाता है और घटाने पर चिन्हों को विपरीत लिख दिया जाता है। ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला ये भी प्लस हो जाएगा, x x ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस में 2y है, इधर प्लस में 3y है, तो 3y प्लस में 2y घट जाएगा, 1y बचेगा। और यहाँ पर ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का है, तो 10 और 10 20 जोड़ के लिखो, y बराबर 20 निकला है। y का मतलब सोनू 20 वर्ष का है। ठीक है भाई, y का मान यहाँ रख दो किसी समीकरण में, y का मान रख देते हैं, समीकरण किस में रखें, समीकरण चलो 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर देखो, रखो भाई 1 नंबर में, एक ये हमारा है, 1 नंबर ये है, इसमें रख देते हैं x, फिर माइनस 3, y का मान लिखें 20, बराबर में लिखेंगे माइनस का 10। ठीक है भाई, तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस 20 या 60 बराबर माइनस में 10। अब ये 60 माइनस का है, इधर ले जाओगे प्लस का 60 हो जाएगा, यहाँ 10 घटा के आपको मिल जाएगा x बराबर 50। देखिएगा ध्यान से, x का मतलब क्या है बच्चों, x का मतलब है कि ये x यहाँ देख सकते हो नूरी की वर्तमान आयु है, और y का मतलब क्या है, यहाँ देख सकते हो सोनू की आयु वर्तमान आयु y है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है नूरी की वर्तमान आयु बराबर लिखोगे 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु लिखोगे कितनी, यहाँ पर लिखना है सोनू की वर्तमान आयु बराबर लिखना है ये 20 वर्ष लिखना है। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, यही देखो पूछा गया है। क्लियर है, तो चलिए इसको भी कंप्लीट करो भाई। इस तरीके से देखो, ये दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके तीसरे पार्ट पर, दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। इसी का तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट क्या है देखिए, यहां प्रश्न आपका कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या, उसके अंकों को जोड़ दिया जाए तो योगफल दिया गया है 9, और आगे ऐसा कहा गया है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या कितनी होगी। बहुत आराम से बच्चों देखो यहाँ पर इस सवाल को करोगे। हम ये मान लेते हैं, ये आपका है तीसरा क्वेश्चन है, हम ये मान लेते हैं कि मान लें कि अगर इकाई का अंक x है, माना इकाई का अंक बराबर मान लेते हैं x है, इकाई का अंक बराबर कितना लिख दें x है, और दहाई का अंक अगर हम मान लें कि y है, क्या लिख दें यहाँ पर, दहाई का अंक बराबर लिख दें y, दहाई का अंक बराबर लिख देते हैं y है। अब आप ध्यान से देखो तो 2 अंकों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब 2 अंकों की संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। तो सीधा अभी आपने एग्जाम्पल भी किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको यहाँ पर इस प्रश्न का हल आंसर देना है। क्या करना है, दहाई में 10 का गुणा करते हैं, इकाई जोड़ देते हैं, ऐसे हम संख्या बनाते हैं 2 अंकों की, जैसा कि अब उदाहरण में बताया था। अच्छा भाई, ये संख्या तो बन गई। अब प्रश्न की जो शर्त है वो शर्त सुन लो। शर्त ये है कि दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो अंकों का योग 9 है, ऐसा कहा गया है। पहली शर्त है अंकों का योग बराबर 9 है, अंकों का योग बराबर कितना है 9 लिख दें।
अंकों का योग मतलब अंक ये हैं, दोनों का जोड़ करके 9 के बराबर लिख दो भाई, x प्लस वाई बराबर 9। ये देखो हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि इस संख्या का 9 गुना कर दें। यहाँ देखो दूसरी शर्त लिख देते हैं, ये पहली शर्त से तो एक इक्वेशन बना है, अब यहाँ लिख देते हैं सेकेंड शर्त। सेकेंड शर्त क्या है, ये लिखी है सेकेंड शर्त कि भाई अगर ये संख्या का 9 गुना कर दें। क्या सेकंड शर्त क्या लिखी है, संख्या का 9 गुना कर दें। देखो संख्या में 9 का गुणा कर दें तब ये काय के बराबर हो जाती है। संख्या का 9 गुना काय के बराबर है, संख्या को उलटने से जो संख्या बनेगी, अंकों को उलटने से जो संख्या बनेगी उसका 9 गुने के बराबर है, मतलब उसका 2 गुने के बराबर है ना, उसका 2 गुने के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिखो अंकों को पलटने लिख दें या उलटने लिख दें, एक ही बात है ना। अंकों को उलटने से बनी संख्या, अंकों को उलटने से बनी संख्या का कितना गुना करना है, 2 गुना करना है। संख्या का 9 गुना बराबर कितना है, अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो बच्चों ध्यान से समझना है। एक यहाँ से देखो इक्वेशन तैयार हो जाएगा। आपको लिखना है 9 गुणे संख्या, और संख्या हमें क्या लिखनी है, 10y प्लस x लिखनी है, बराबर 2 गुणे अंकों को उलटने से बनी संख्या का क्या मतलब है, जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनको आपस में उलट दें तब संख्या कितनी बन जाएगी। आप ध्यान से देखो, x लिखा वहां y लिख दें, y लिखा वहां x लिख दें, यहाँ x कर दें, यहाँ y कर दें, तो ये अंकों को उलटने से बनी संख्या बन जाएगी। अंकों को उलट के ये संख्या बन गई। तो इस संख्या का 2 गुना और दी गई संख्या का 9 गुना आपस में बराबर है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो एक समीकरण देखो यहां से भी तैयार हो जाएगा। 9 का अंदर गुणा करो 90y प्लस 9 का x में गुणा करो 9x, और इधर बराबर 2 का गुणा करोगे 20x, और यहाँ 2 का गुणा करोगे 2y। अब देखो x y के पद एक साइड ले आओ, तो यहाँ पर देखो इधर आएगा ये आपका 20x इधर आएगा, और 9x पहले से है, 20x आ जाएगा माइनस का। यहाँ पर 90y आपका पहले से लिखा है, 90y ये वाला 90y, 2y इधर ले आओ, माइनस का 2y हो जाएगा। इधर अब क्या बचा, कुछ नहीं, 0। इसके बाद यहाँ देखो 9x में से 20x घटेगा तो माइनस का ये 11x बच जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो 90 में से 2 घटाओ तो बचेगा कितना, 88y बचेगा, और यहाँ लिख देते हैं बराबर 0। इस पूरे समीकरण में आप ध्यान से देखो 11 से भाग चला जा सकता है, इसको हम क्या करें 11 से भाग कर दें। 11 से भाग करोगे तो केवल यहाँ बचेगा -x, यहाँ 11 8 88 8 बार जाएगा, यहाँ शून्य में तो 11 से भाग करोगे तो हमें 0 ही मिलेगा। ये हो गया बच्चों दूसरा इक्वेशन। अब देखिए दोनों समीकरण हमारे पास हैं, अब इन दोनों को हल करो। विलोपन विधि से कह रहा है, तो विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, या तो x को विलुप्त करना है या फिर y को विलुप्त करना है। x को ध्यान से देखो विलुप्त बड़े आराम से हो सकता है, क्योंकि x के गुणांकों को ध्यान से देखो बराबर बराबर है। तो मेरे ख्याल से अगर x का गुणांक विलुप्त हो सकता है तो फिर हम y की क्यों जरूरत समझें, हम x के ही गुणांक को बराबर दिया गया है, तो इसलिए x को ही हम विलुप्त कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पहला समीकरण यहाँ लिखें x प्लस y बराबर में 9, और इन दोनों को क्या कर दें आप, जोड़ दें। क्यों जोड़ें भाई, क्योंकि x को हम विलुप्त करना चाह रहे हैं और x के चिन्ह है विपरीत, एक प्लस है एक माइनस है। तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं, समान चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं। यहाँ पर जोड़ने से क्या होगा, -x और ये +x कट जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9y मिलेगा, और यहाँ पर शून्य में 9 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। और बच्चों यहाँ से y का मान हम निकालें तो y बराबर 9/9, 9/9 मतलब 1 मिलेगा। y का मान देखो 1 मिल गया, ठीक है। अब इस y के मान को उठा के आप यहाँ रखो, x का मान मिल जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हो y का मान, देखिए अगर यहाँ दिखाई ना दे रहा हो तो इस स्टेप को यहाँ से हम रैप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया था, 8y और 1y यहाँ पर लिखोगे 9y, इधर बराबर 0 में 9 जोड़ोगे तो 9 मिलेगा, और y बराबर यहाँ से 9/9 मतलब 1 हो जाएगा। बच्चों y का मान हो गया 1। अब इस y के मान को कहाँ रखना है, किसी भी समीकरण में रख सकते हो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर देखो रखो और x का मान मिल जाएगा। यहाँ रखते हैं, देखो x प्लस y का मान 1 बराबर में लिखेंगे 9, और यहाँ से x की वैल्यू है
वो कितनी मिल जाएगी, 9 माइनस एक्स। यहाँ पर ये 9 माइनस ये प्लस का 1 है, इधर ले जाओगे माइनस का 1। इस तरीके से x का मान देखो 8 मिल जाएगा। अब बच्चों x और y के जब मान मिल गए तो हमें संख्या बनाने में तो कोई अब समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। संख्या बराबर हम लिख दें, संख्या बराबर हमारी थी देखो ये 10y प्लस x, ये संख्या थी। तो भाई 10 ठीक है, y का मान हमने 1 निकाला है प्लस x का मान निकाला है 8। 10 एकम 10 में 8 जोड़ दो बच्चों 18 संख्या बन जाएगी। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर है। आप ध्यान से देखो ये 2 अंकों की संख्या है कि नहीं, दोनों अंकों को जोड़ देखो 9 है कि नहीं, 1 और 8 दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, योगफल 9 हो जाएगा। अब इस संख्या का वेरिफिकेशन कर रहे हो उत्तर हमारा ठीक है कि नहीं। इस संख्या का 9 गुना करो, इस संख्या का 9 गुना मतलब 18 में 9 का गुणा, 18 9 162 होता है। इस संख्या का 9 गुना ये हो गया। अब अंकों को उलट के संख्या बनाओ तो बच्चों अगर 8 की जगह 1, 1 की जगह 8 कर दिया जाए तो उलटने पर बनी संख्या ये हो जाएगी। उलटने से बनी संख्या का 2 गुना करो, कितना होगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब आप देखो संख्या को उलटने पर जो संख्या बनी उसका हमने, अंकों को उलटने पर जो संख्या बनी है उसका हमने किया है 2 गुना, तब भी हमें 162 ही मिल रहा है। संख्या का 9 गुना, अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना, आपस में कैसा है, बराबर है। मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों यहां पर एक और चौथा देखो प्रश्न, जल्दी से करें, बहुत जल्दी। हर प्रश्न को नोट करना है बच्चों बहुत सावधानी से, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो देखिए इसका जो चौथा पार्ट है उस पर, उसको देखो ध्यान से। चौथा पार्ट में लिखता है मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई है, 2000 रुपया उसको निकालना है। ठीक है, हुआ ये कि उसने खजांची से रुपया 50 और रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा कि हमें 2000 रुपये चाहिए, लेकिन हमें बड़ा नोट छोटा नोट नहीं चाहिए, बल्कि कुछ नोट 50-50 के चाहिए, कुछ नोट 100-100 के चाहिए। 100 रुपए और 50 रुपए के नोट ही उसने वहां पर उस खजांची से मांगे, कैशियर से 100 रुपए और 50 रुपए के नोट मांगे। ठीक है भाई, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करी। कैशियर ने क्या हुआ कि 2000 रुपए दिए और वो जो नोट गिन के दिए हैं वो टोटल 25 नोट दिए। उस 25 नोट में कुछ 50 के नोट हैं और कुछ 100 के नोट हैं। कुल उनकी गिनती, नोटों की गिनती है कितनी, 25 नोट उसने गिन के दे दिए। ठीक है भाई, आगे लिखा है ज्ञात करिए कि उसने रुपया 50 और रुपया 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। कैशियर ने जो रुपया दिए हैं वो 50-50 के कितने दिए हैं, 100-100 के कितने दिए हैं, ये पूछा गया है। चलो भाई बहुत आसान प्रश्न है। देखो ऐसा कहता है प्रश्न, यहां पर हम ये मान लेते हैं, ये आपका है चौथा पार्ट है। हमें ये मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोट एक्स मिले। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या 50 रुपए के नोटों की संख्या मान लेते हैं एक्स है। एक्स रुपया तो उसने दे दिए, 50 रुपए के एक्स नोट दे दिए। ठीक है, 100 रुपए के नोटों की संख्या मान ली कितनी है, 22 है। अब उसने कुल टोटल नोट कितने दिए हैं, 25। तो पहली शर्त तो ये हो गई आपकी कि भाई उसने टोटल नोट कितने दिए, कुछ 50 के हैं कुछ 100 के हैं, टोटल मिला के 25 नोट दिए हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। देखो टोटल नोट ये 50-50 रुपए के नोट हैं एक्स, 100-100 रुपए के नोट हैं 22, तो ये टोटल मिला के 25 नोट हो गए। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। एक पहला समीकरण हो गया, पहली शर्त से पहला समीकरण। अब आते हैं दूसरी शर्त पर। यहां पर कुल नोटों की संख्या के हिसाब से एक समीकरण बन गया। अब मूल्य के हिसाब से दूसरा समीकरण। मूल्य कितना टोटल है, टोटल जो 25 नोट मिले हैं उनका मूल्य कितना है, 2000 रुपया है। 2000 रुपया है। अब बात ध्यान से समझना है, यहां पर एक नोट अगर मिला तो 50 रुपए उसकी कीमत है, एक्स नोट मिले तो कितनी कीमत हो जाएगी, आपको कहना है 50x हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये एक नोट की कीमत कितनी है, 50 रुपए, एक्स नोटों की कीमत कितनी हो जाएगी, 50x रुपए हो जाएगी।
और इसी प्रकार एक नोट की कीमत है 100 रुपया, 22 नोट अगर है तो उनकी कीमत कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब ये हो गया 50 के नोट है उनका मूल्य, ये 100 रुपए के नोट है उनका मूल्य है, और टोटल अगर जोड़ दें तो ये हमें कितने 2000 रुपए उसने दिए हैं। कैशियर ने मीना को कितने रुपए दिए हैं, 2000 दिए हैं। तो इस हिसाब से देखो एक समीकरण बन गया। एक नोट 50 रुपए का है, एक्स नोट कितने के हो जाएंगे, एक्स नोटों का की मूल्य कितना हो जाएगा, एक्स नोटों का मूल्य बराबर 50x हो जाएगा। एक नोट 100 रुपए का है, एक नोट की कीमत कितनी है 100 रुपए, और 22 नोटों की कीमत कितनी हो जाएगी, 122 रुपया हो जाएगी। तो कुल मिला के ये 50 के जो नोट थे उनका मूल्य है, ये 100 रुपए के नोट थे उनका मूल्य है। तो टोटल मूल्य कितना है, 2000 रुपया है। क्लियर बात है, ठीक है भाई। इन दोनों को अब हल करें और x और y के मान ज्ञात करें। जो x का मान होगा वो 50 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगा, और जो y का मान होगा वो 100 रुपए के जो नोट हैं उनकी संख्या हो जाएगा। इतना काम करना है। अब मेरे ख्याल से बड़े आराम से इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से कहा है ना। कैसे कहा है, विलोपन विधि से। तो बच्चों अगर हमें विलुप्त करना है तो फिर तो या तो हमें x का गुणांक बराबर करना होगा या फिर y का गुणांक बराबर करना होगा, यही बात होती है। एक काम और कर सकते हो कि यहाँ पर ये दूसरा जो समीकरण दिखाई दे रहा है, इस समीकरण को थोड़ा और बदल के लिख सकते हो। आप देखो ध्यान से गौर से देखो, 50 का पूरे समीकरण में भाग चला जाएगा, 50 का भाग यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। दे देते हैं भाई 50 का भाग। बच्चों अगर 50 का यहाँ भाग चला जाएगा तो 50 एकम 50 केवल x बचेगा, यहाँ 50 दूनी 100 2y बचेगा, और यहाँ पर 50 का यहाँ भाग अगर देंगे तो ध्यान दो 50 चौको कितना होता है, 50 चौको 200 होता है ना। तो चौको मतलब 40 ये बार चला जाएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर डाल देते, इस समीकरण को दूसरा नंबर ना देके इसको नंबर दूसरा दे दें, बात एक ही है। केवल ये इस समीकरण में 50 का भाग दिया, ये समीकरण बन गया। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान से देखो। विलोपन करने के लिए बहुत आसान बात है कि भाई जो पहला समीकरण है उसको यहाँ पर लिख के और सीधा सीधा घटा दो, क्योंकि यहाँ पर देखो x का गुणांक समान है कि नहीं। x का गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है। अगर चिन्ह समान होता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है घटाने पर चिन्ह पलटो, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये देखो कैंसिल, 2y में से 1y घटाओ, 1y बचेगा, और ये आपका है 40, इसमें से 25 घटाओ बचेगा 15। इसका मतलब सीधी बात है बच्चों कि ये y बराबर 15 निकला। इसका मतलब y का मतलब क्या है, 100 रुपए के नोटों की संख्या। मीना ने जो नोट कैशियर से लिए हैं उसमें कैशियर ने 15 नोट दिए हैं 100 रुपया। 100 रुपए वाले नोट जो हैं कितने दिए हैं, नोटों की संख्या कितनी है, 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है, 15 है। अच्छा, y का मान यहां उठा के रखो समीकरण 1 में। आप यहां लिखो y का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में रखने पर पहले समीकरण में यहां रख देते हैं। देखो x का मान कितना लिख दें, ज्यों का त्यों, प्लस y का मान लिखेंगे 15 और बराबर में लिखेंगे 25। अब बच्चों x का मान निकालोगे तो ये 15 इधर ले जाना पड़ेगा, 25 में से 10 घटाओ, और सॉरी 15 घटाओ, यहाँ से 25 में से 15 घटाने पर आपको x का मान कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ध्यान से देखो x का क्या मतलब है, x का मतलब है जो 50 के नोट थे वो कितने थे, 10 थे। 100 के नोट थे वो कितने थे, 15 थे। 15 10 25, कुल टोटल 25 नोट कैशियर ने मीना को दिए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ आंसर में क्या लिखना है, आपको यहाँ लिखना है 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी लिखनी है, आपको लिखनी है ये 10 नोट दिए। देखिए ये 50 का है ना, x मानी क्या है, 50 के नोटों की संख्या है। तो 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 10 है। 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 100 रुपए के नोटों की संख्या यहाँ पर दी गई है, देखो हमने निकाला है 15 है। 100 रुपए के नोटों की संख्या 22 है, 22 बराबर 15 है। तो बच्चों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 100 रुपए के जो नोट हैं वो 15 हैं, 50 रुपए के नोट हैं वो कितने हैं, 10 हैं। 15 10 25, टोटल कैशियर ने 25 नोट गिन के दे दिए, जिसमें से 50 रुपए के नोट हैं कितने, 10 हैं, और 100 रुपए के नोट कितने हैं, 15 हैं। आपको पता है 100 रुपए के अगर 15 नोट आपको कोई दे दे तो आप कहोगे हमें 1500 रुपए मिल गए।
और अगर 50-50 रुपए के 10 नोट कोई देता है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हमें 500 रुपए मिल गए। तो भाई 1500 ये 500 ये टोटल मिला के 2000 उसको मिल गए और वो अपने घर पे आ गई। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं बिल्कुल आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर एक आखिरी प्रश्न है, उसको भी देखेंगे। देखो आखिरी प्रश्न क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, 5वां है। इसमें लिखा है किराए पर पुस्तक देने वाली एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। फिर कहता है इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। प्रत्येक दिन का, एक दिन का, अगर 3 दिन के बाद चौथा दिन हो गया तो एक दिन का अलग लगेगा। 3 दिन का तो निश्चित है, फिर इसके बाद चौथे दिन का अलग से लगेगा। अगर किसी ने 5 दिन रखी तो 5 दिन रखी तो 2 दिन का अतिरिक्त लग जाएगा। 3 दिन का फिक्स है, 2 दिन का अतिरिक्त लग जाएगा। ऐसे प्रश्न कहता है। ठीक है, आगे उसने लिखा है कि सरता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक ली। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए पुस्तक ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिनों में 3 दिन का तो फिक्स है, 4 दिन का अलग से लग जाएगा उसको। यही बात है। 7 दिन का टोटल रुपया कितना दिया है उसने? 27 रुपया दिया है। आगे फिर किसी दूसरी लड़की की बात है, उसने सूसी नाम की लड़की है, उसने 5 दिन के लिए पुस्तक ली है और उसने उसको 21 रुपया अदा किया है। 5 दिन के लिए अगर पुस्तक ली है, इसका मतलब 3 दिन के लिए तो फिक्स है। अब 5 के बाद 2 दिन उसने अतिरिक्त रखी है, तभी तो 3 और 2 5 दिन हो गए ना। तो 5 दिन के लिए टोटल मिला के उसको 21 रुपया लगा है। इसका मतलब 3 दिन के लिए फिक्स वाला किराया लगा है और 2 दिन का और अतिरिक्त किराया लगा है और कुल मिला के किराया उसको लगा है कितना? 21 रुपया लगा है। ठीक है भाई, प्रश्न में पूछा गया है कि नियत किराया कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, ये बता दो। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है, छोटा सा है बिल्कुल एकदम। ध्यान से इबारती जो प्रश्न होते हैं इनकी इबारत आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, इनकी जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपको प्रॉब्लम तभी समझ में आएगी जब बहुत अच्छे से आपको पहले ध्यान लगा के पढ़ना है कि भाई हमें क्या क्या दिया गया है। ये बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है और इसका हम कर रहे हैं 5वां भाग। ठीक है, तो ये मान लेते हैं माना पुस्तकालय, माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर मान लेते हैं X रुपया है। 3 दिन तक X ही रुपया लगेगा, ऐसा प्रश्न में हमने लिख लिया है। मान लिया कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया X रुपया है तथा इसके अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया बराबर मान लेते हैं 22 रुपया है। मतलब 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन का 22 रुपया किराया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो प्रश्न है उसकी शर्त के अनुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न की जो शर्त है वो क्या है? पहली शर्त देखो, प्रश्न की जो पहली शर्त है वो क्या है? सरिता नाम की कोई लड़की है और वो सरिता नाम की लड़की क्या कर रही है कि सरिता नाम की लड़की ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखा है, 7 दिनों तक। तो बच्चों ये बात बिल्कुल फिक्स है, 3 दिन का तो अलग लगेगा, नियत वाला किराया लगेगा और 4 दिन का अलग से लगेगा, ये अतिरिक्त किराया लगेगा। 3 दिन का कितना हो जाएगा बताओ? 3 दिन का तो बच्चों निश्चित है कि भाई X रुपया ही लगना है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दो, हाँ, सरिता ने 7 दिनों का किराया दिया बराबर कितना? 7 दिनों का किराया है ना। सरिता ने 7 दिनों का किराया दिया बराबर कितना दिया? 7 दिन का जो किराया दिया वो कितना दिया? 7 दिन का किराया 27 रुपया दिया है, 27 रुपया दिया है। ठीक है भाई, तो ये 27 रुपया दिया किराया जरूर है, लेकिन ये 7 दिनों तक बराबर चार्ज तो है नहीं। 3 दिनों का लगेगा पहले X रुपया, ये 3 दिन का किराया हो गया। अब बचे उसके पास 4 दिन, 1 दिन का 1 बाई लग रहा है, 4 दिन का 4 बाई लगेगा,
ये 3 दिन का किराया है, ये 4 दिन का किराया है, तो इस तरीके से 7 दिन का किराया 27 रुपया लगा है। ये हमारा एक समीकरण देखो हो गया। बात नहीं समझ में आई, एक बार फिर से समझो। प्रथम 3 दिन का तो फिक्स है बिल्कुल, प्रथम 3 दिन का तो एक्स ही रुपया लगेगा। अब प्रथम 3 दिन के बाद अब 4 दिन और बचे, भाई 7 दिन टोटल रखिए, तो 4 दिन और बचे। 4 दिन का कितना लगेगा, एक दिन का 1 बाई लग रहा है, 4 दिन का 4 बाई लग जाएगा। 4 बाई लगा ये 4 दिन का किराया, और 3 दिन का एक्स रुपया लगा, तो 3 दिन का किराया प्लस 4 दिन का मतलब 7 दिन का किराया 27 रुपया है। बात बन गई, एक समीकरण हो गया। अब आते हैं दूसरी प्रश्न की जो शर्त है, प्रश्न की जो दूसरी शर्त है उस पर आ जाते हैं। पहली शर्त से एक बना समीकरण, दूसरी शर्त से दूसरा बनेगा। अब की बार सूसी नाम की लड़की है, और सूसी नाम की लड़की ने 5 दिनों तक पुस्तक को रखा है, तब किराया दिया 21 रुपया। तो आपको लिखना है यहां सूसी ने 7 दिनों का किराया कितना दिया, सॉरी 5 दिनों का किराया दिया, कितना दिया, 5 दिनों का किराया दिया बराबर 21 रुपया दिया है। ठीक है भाई, 5 दिनों में 3 दिन का तो देखो x रुपया फिक्स लगेगा, बिल्कुल ये तो फिक्स चार्ज है 3 दिन का। अब 2 दिन का और बचा, क्योंकि 5 दिन रखा है उसने, तो 2 दिन का कितना लगेगा, 1 दिन का 1 बाई, 2 दिन का 2 बाई लगेगा। 3 दिन का x रुपया और 2 दिन का 2 बाई रुपया, तो 5 दिनों का टोटल किराया बराबर 21 रुपया है। तो इस तरीके से देखो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, एकदम क्लियर बात है। अच्छा बच्चों, अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। कैसे, आप ध्यान से देखो, x के गुणांक समान है तो सीधा सीधा आप यहाँ घटा सकते हो, सीधा घटा दें x प्लस 4 बाई और बराबर में 27 लिख के, और यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर। घटाया क्यों है, क्योंकि x देख रहे हो, x के दोनों के चिन्ह समान, इसलिए घटाना है, और घटाने पर चिन्ह बदल दिए जाते हैं, सब के सब माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर देखो ये कैंसिल। अब 2 बाई में से 4 बाई घटाओ, माइनस का 2 बाई बचेगा। इधर 21 में से 27 घटाओ, माइनस का 6 बचेगा। माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर लिया जाए तो बाई का मान हो जाएगा 6/2, मतलब बाई बराबर हो जाएगा 3। देखो बाई का मान तो निकल के आ गया। बाई का मतलब क्या है, बाई का मतलब है कि प्रतिदिन का जो किराया है, मतलब 3 दिन के बाद का जो किराया है, एक दिन 3 दिन के बाद मतलब चौथे दिन लगेगा 3 रुपया, फिर 5वें दिन 3 लगेगा, फिर 6वें, हर दिन 3-3 रुपए लग रहे हैं। बात आई समझ में, मतलब ऐसे कि 3 दिन के बाद जितने दिन रुकेगा प्रत्येक दिन का 3 रुपया किराया लग रहा है। ठीक है, अब इस बाई के मान को उठा के आप किसी भी समीकरण में रखो, यहीं लिख देते हैं बाई का मान समीकरण चलो 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो 1 नंबर ये हमारा है, देखो x अपना ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 4 और बाई को कितना लिखोगे 3, और बराबर में यहां लिखोगे 27, और बच्चों x बराबर कितना मिल गया, देखो 27 माइनस में 12, 3 चौको 12, 27 में से 12 घटाओ तो ये 5, 15 मिल जाएगा। देखो कितना मिल गया, आप ध्यान से देखो तो x की वैल्यू हमारी मिली है कितनी 15, और बाई की वैल्यू हमें कितनी मिली है, बाई की वैल्यू 3 मिली है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो प्रथम 3 दिन का किराया है वो नियत है 15 रुपया, 3 दिन तक 15 रुपया ही उस पर लगेगा, चाहे वो भले ही 2 दिन रखे तो भी 15 लगेगा। प्रथम 3 दिन का तो नियत है, निश्चित कर दिया गया है ना, 3 दिनों तक रखो 15 रुपए दो, और इसके बाद अगर 1 दिन और भी ज्यादा रखना है आपको तो आपको 3 रुपये अतिरिक्त देना है। 2 दिन का 6 रुपया देना है अतिरिक्त, 3 दिन का 9 रुपया अतिरिक्त देना है। 3 दिन का नहीं बल्कि 3 दिन के अतिरिक्त 3 दिन और रखना है, तब मतलब प्रत्येक अतिरिक्त दिन के बाद हर दिन आपको 3-3 रुपए के हिसाब से भुगतान करना है। तो आपको यहां क्या लिखना है, प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है वो आपको लिखना है। नियत किराया बराबर कितना लिखना है, प्रथम 3 दिन का नियत किराया है ये 15 रुपया, और इसके बाद में प्रतिदिन का किराया कितना देना है, प्रतिदिन का जो किराया है वो बराबर देना है 3 रुपया, मतलब इसके अतिरिक्त है ना, ये 3 दिन के अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया है ये 3 रुपया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज जो 3.3 है
जो कि विलोपन विधि से थी, इसमें कुछ सवाल मिले जुले थे। इसमें यह भी पूछा गया था कि विलोपन विधि से भी हल करिए, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करिए, है ना, ऐसे भी प्रश्न थे। तो बच्चों इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है और इसके सारे उदाहरण भी आपको यहाँ पर हमने करवाए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर किसी प्रकार की अगर कोई भी समस्या लगी तो आप कमेंट करके हमसे बताओ, और यदि सब कुछ बढ़िया बढ़िया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब बच्चों यहाँ पर आपको बता दें कि इससे आगे वाला जो हिसाब किताब है, मतलब आगे वाला हिसाब किताब का मतलब ये कि वज्र गुणन विधि आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, तो वो आपको पढ़नी नहीं है। इसके बाद में कुछ समीकरण ऐसे दिए गए जो रैखिक समीकरण नहीं है, उनको रैखिक समीकरण में बना के उनको हल करना, ये भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसके आगे वाली 2 एक्सरसाइज वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, जो नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है। नई एनसीईआरटी बुक में केवल और केवल एक्सरसाइज 3.3 तक है ना। ये आपकी केवल और केवल 3 एक्सरसाइज है। नई एनसीईआरटी बुक में केवल 3 एक्सरसाइज हैं जो कि हमने आपको कंप्लीट करवाई है। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? इसके बाद बिल्कुल आप नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसको कहेंगे हम युगपत द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इससे अगला वाला। ठीक है, तो हाँ एक बात और है, ये भी बच्चों इसमें जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं उन प्रश्नों को भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस पर आधारित होगा। ठीक है, और इसके बाद में द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज ज्यादा समय आपको ले लिया होगा, शायद हो सकता है कि आप परेशान हो रहे हैं कि ज्यादा समय ले लिया। कोई बात नहीं, पूरा समय बच्चों दिया करो, आराम से पढ़ोगे, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर तक निश्चित रूप से हर हाल में पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, नवंबर तक कंप्लीट कर लोगे, पर्याप्त समय मिलेगा रिवीजन के लिए भी। ठीक है, 1 शॉट के लिए भी, सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। ठीक है, बाय बाय, सी यू।